सभी साथियों को नमस्कार। आज हम पीजीटी केमिस्ट्री की जो सीरीज चल रही थी हमारी, उसमें हम अपना जो टॉपिक चल रहा था केमिकल बॉन्डिंग का, लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। और एक टॉपिक और बचेगा आपके पास में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये दोनों टॉपिक मैं आप आज आपके साथ में डिटेल में डिस्कस करूंगा। और इनके साथ साथ इनके पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, इससे पहले हमने जो केमिकल बॉन्डिंग में हमने पहला जो लेक्चर था, उसमें हमने बेसिक्स का डिस्कस किया था। बेसिक क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, इनके बारे में डिस्कशन किया था। जो सेकंड टॉपिक था, उसमें हमने बात करी थी वीबीटी की एंड वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी की। और जो लास्ट हमारा लेक्चर हुआ था, उसमें हमने बात करी थी हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन। थर्ड लेक्चर में बात करी हाइब्रिडाइजेशन, और उसके साथ में हमने क्या वीएससीपीआर को भी क्या किया था, साथ में इंक्लूड किया था। ठीक है। जो फोर्थ हमारा जो आज लेक्चर है, इसमें हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की। जनरली जो मेन टॉपिक हमारा वो क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है। अगर आप ये पहली बार ये लेक्चर देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हमने 3 टॉपिक अपने कंप्लीट करवा दिए हैं। पहला टॉपिक था हमारे पास में एटॉमिक स्ट्रक्चर, और ये पीजीटी लेवल के लिए ही करवाया है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। दूसरा टॉपिक था हमारे पास में पीरियडिक टेबल, पीरियडिक टेबल। ठीक है। ये दोनों टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, और थर्ड टॉपिक हमारा ये चल रहा है, जो है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का टॉपिक चल रहा है। इन 2 टॉपिक पे मैंने पूरा जो सिलेबस है आपका, सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरी थ्योरी पढ़ाई है, और उसके साथ साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाए गए हैं। और जो ये सीरीज है हमारी, वो किसके लिए है, जनरली पीजीटी केमिस्ट्री के लिए। चाहे आप सेंट्रल का कोई एग्जाम दे रहे हो, या फिर स्टेट में आप स्टेट वाइज कोई पीजीटी का एग्जाम देना आप चाहते हो, या आपने फॉर्म भरा हो, आप एग्जाम देना, आपका नेक्स्ट 2-3 मंथ में अगर आपका एग्जाम है, तब भी आपके लिए सीरीज बहुत हेल्पफुल होगी। आपको सिर्फ क्या करना है, नोट्स, जो इस सीरीज चल रही है, इसको आपको वीडियो देखनी है, और नोट्स बना के क्या करना है, पीवाईक्यू को सॉल्व करना है। ये जो सीरीज है, मैंने स्ट्रिक्टली जो बेस्ड कर रखी है, पीजीटी केमिस्ट्री के लिए ही बेस्ड है। इसमें आपको क्या सीधा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने क्या कर रखा है, इसको कंटेंट को तैयार किया है कि जैसे ही डायरेक्टली आपके पास में क्या हो कि कहाँ से क्वेश्चन हमारे पास में आते हैं, वही थ्योरी को मोस्टली क्या कर रखा है, आपको ग्रेस्प करवाया रखा है, और उसके साथ साथ में उसके पीवाईक्यू लगा रखे हैं। यही आपको क्या करना है कि आपको क्लियर हो जाए कि हमारे पास में टॉपिक से पर्टिकुलरली कहाँ, किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आते हैं, और किस डेप्थ के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं आज के अपने टॉपिक पर। जैसे कि आपको पता है, मेरा नाम है दीपक सिंह, और मैं एक केमिस्ट्री लेक्चरर हूँ। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक की। तो सत्यनारायण की कथा शुरू करते हैं आज की। ठीक है। तो जो हमारे पास में सबसे एडवांस थ्योरी होती है, वो हमारे पास में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ही है। क्योंकि जब वीबीटी फेल हुई थी, वीबीटी पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, हाइब्रिडाइजेशन आया था, उसके साथ साथ में क्या था हमारे पास में, वीएससीपीआर वगैरह हम पढ़ चुके थे। तो वीबीटी का जो फेलियर था, वो मैंने आपको बताया था कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अज्यूम ऑक्सीजन इज डायमैग्नेटिक। ऑक्सीजन क्या होता है आपका, डायमैग्नेटिक होता है अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये उसकी क्या थी, लिमिटेशन में हमने पढ़ा था। ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है, वो डायमैग्नेटिक होता है। बट एक्सपेरिमेंटली क्या होता है, एक्सपेरिमेंटली क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, एक पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक है। क्योंकि क्या होता है, पैरामैग्नेटिक मतलब जो क्या होते हैं, मैग्नेट की ओर क्या होते हैं, अट्रैक्टेड होते हैं। मैग्नेट की ओर क्या होते हैं, अट्रैक्टेड होते हैं। तो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी वीबीटी। वीबीटी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। वीबीटी के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन कैसा हो गया था, हमारा जो ऑक्सीजन था हमारा, वो हो गया था, उन्होंने बोला कि ये डायमैग्नेटिक है। उन्होंने कैलकुलेट करके देखा कि ये कैसा आ रहा था, डायमैग्नेटिक। लेकिन एक्चुअल में ऑक्सीजन कैसा है, पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि ये मैग्नेट की ओर क्या होता है, अट्रैक्टेड होता है। इसलिए वीबीटी यहाँ पे फेल हो गई थी। ठीक है। तो उसके बाद में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये हुंड और मुलिकन ने डेवलप की थी। इन्होंने क्या किया था, एक थ्योरी थी, इसको बोले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो इन्होंने क्या करा कि जो इलेक्ट्रॉन्स की बात करी थी, देखो यहाँ पे जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होती है, वो क्या बात करती है, पर्टिकुलर एक एटम की बात करती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक मॉलिक्यूल की ओर बात करी इन्होंने हुंड और मुलिकन ने। तो इन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, वो बिलोंग करते हैं किससे, होल मॉलिक्यूल से, नॉट जस्ट वन एटम। यहाँ पे एटम की बात नहीं करते, किसकी बात करते हैं, पूरे होल मॉलिक्यूल की बात करते हैं। ध्यान रखना, यही अंतर है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में।
वुंड और मुलिकन बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन बिलोंग करता है वो किससे बिलोंग करता है, मॉलिक्यूल से बिलोंग करता है, जबकि वीबीटी में क्या बात करी गई थी, पर्टिकुलर एटम की बात करी गई थी। तो यही जो कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसी की वजह से क्या होता है, अंतर आ जाता है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, जनरली हम जितने भी ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं, लेकिन जो सबसे एडवांस थ्योरी है हमारे पास में वो कौन सी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है हमारे पास में। क्लियर हो गई बात? तो इसके बारे में हम कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं कि क्या चीजें हैं क्या नहीं होती है, ठीक है। तो पहला है इसमें लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो यहाँ पे क्या बात होती है कि जैसे दो एटम है तो उनमें क्या होगा कि वो क्या करेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन करेंगे। तो ध्यान रखना, जैसे एडिशन करेंगे वो दोनों, जैसे इसमें क्या हो गया कि ये भी है और ये भी है, दोनों क्या होंगे हमारे पास में, एडिशन होंगे दोनों के, दोनों में क्या होगा, दोनों एक साथ क्या होंगे, बॉन्डिंग करेंगे। जैसे ये इनमें मोस्टली क्या होता है, वेव्स की फॉर्म में, जैसे एक वेव ये है और दूसरी वेव ये है। अगर एक दूसरे को क्या अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो क्या होता है हमारे पास, वेव ऐसी हो जाएगी, ठीक है। और अगर सपोज वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती तो वेव कैसी हो जाएगी, नलीफाई हो जाएगी, ऐसे इस टाइप से। तो इसी टाइप का कॉन्सेप्ट इन्होंने लिया था। अगर एडिशन एडिशन होता है दो एटॉमिक ऑर्बिटल में तो कौन सा बनता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, जो आपके काम की चीज है, ठीक है। इस टाइप से अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है दो एटम के बीच में, दो एटम, तो क्या बनेगा आपके पास में, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। समझ में आ गई बात? और अगर क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है हमारे पास में, सब्सट्रैक्शन होता है, तो क्या बनेगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। समझ में आ रही बात? ध्यान रखना बस इतना, इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाता है एग्जाम में ये क्या होता है, और ये हम पढ़ भी चुके हैं अपनी 11वीं क्लास में, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है। ध्यान रखना, जब दो वेव होती हैं आपस में और वो क्या करती हैं, एक दूसरे के साथ में क्या करती हैं, कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस होती है तो क्या होती है, उनकी जो वेवलेंथ वगैरह होती है वो बढ़ जाती है, और अगर डिस्ट्रक्टिवली होती है तो क्या होती है हमारे पास में, वेवलेंथ क्या होती है आपकी, घट जाती है। समझ में आ रही बात? यही हमारे पास में था, ठीक है। तो जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है उससे क्या बनते हैं हमारे पास में, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर होता है हमारे पास में तो क्या बनता है, एंटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखना है, अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल में क्या होता है, एडिशन होता है तो क्या बनता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। और अगर उनमें क्या होता है, सब्सट्रैक्शन होता है तो क्या बनता है आपका, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होता है, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, जो रूल है हमारे पास में, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्स क्या होता है, जितने भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारे फॉर्म होंगे किसके बराबर होंगे, जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे। मतलब अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो दो ही क्या बनेंगे आपके, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। मतलब जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपके क्या होंगे, कंबाइन होंगे, उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है। अब हमने पढ़ा था, ये तो था इसका बेसिक। अब हम बात करते हैं इसकी एनर्जी लेवल डायग्राम की बात करते हैं, एनर्जी लेवल डायग्राम की बात करते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, आपको लर्न होना चाहिए कि क्या होता है। अगर आपको इसका रीजन नहीं भी पता उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको ये डायग्राम याद होना चाहिए, ठीक है। तो एनर्जी लेवल जो डायग्राम है, इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है बहुत सारे बच्चों को। तो उसमें सबसे मेन क्या है हमारे पास में, अगर जेड की जो वैल्यू है, एटॉमिक नंबर क्या, 7 से कम है, कहाँ से लेके, 7 से कम। तो एग्जाम्पल मैंने दे रखा लिथियम से लेके सोडियम, सॉरी नाइट्रोजन तक। अब इसमें हाइड्रोजन हीलियम को भी आप इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। हाइड्रोजन हीलियम में जनरली क्या होता है हमारे पास, सिर्फ एस ऑर्बिटल इंक्लूडेड होता है। तो हम बात कर लेंगे, अगर 1 से 7 तक अगर आपके पास में क्या है, एटॉमिक नंबर आपका 1 to 7 है, तो उसके लिए ये वाला एनर्जी डायग्राम फॉलो होगा। और 7 से अगर आपका ज्यादा है, 7 से क्या है आपका ज्यादा है, तो क्या होगा, ये वाला जो हमारा क्या होगा, फॉलो होगा। और जनरली हम बात क्या करते हैं, देखो जनरली हम जो बात करते हैं वो बात करते हैं कहाँ तक, नियॉन तक ही हम ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल है हमारे सिलेबस में यहीं तक हम क्या करते हैं, इंक्लूडेड करते हैं। तो पहले मैं बात कर लेता हूँ, पहले अगर आपने पढ़ा होगा हाइड्रोजन हीलियम का, तो अगर हम बात कर लेते हैं तो पहले क्या बनता है आपका, एस ऑर्बिटल वाला बनता है। तो एस ऑर्बिटल में क्या होगा हमारे पास में, ठीक है, एक बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक क्या बनेगा आपका, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और उसके बाद में पी में क्या होगा, इंपॉर्टेंटली मैं जहाँ पे आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये सब डायग्राम हमने 11वीं क्लास में पढ़े हुए हैं, ठीक है। 11वीं क्लास में डायग्राम हमने पढ़े हुए हैं, कैसे बनते हैं मैंने आपको एक थोड़ा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे मैं बात करता हूँ हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन मैंने यहाँ पे बना दिया, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s1 होता है। इधर भी क्या हो गया, दूसरा हाइड्रोजन हो गया, उसमें क्या हो गया, 1s1 हो गया। तो क्या कर लेंगे हम लोग, ये हमारे पास में हो गया। तो यहाँ पे क्या, एक हाइड्रोजन इधर है, एक एटॉमिक ऑर्बिटल इधर, तो क्या होगा, जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो क्या बनेगा, एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा और एक क्या बनेगा आपका, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। समझ में आ रही बात? इसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या बनेगा, सिग्मा, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या बनेगा आपका, सिग्मा स्टार। ये आपको सब पता है। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक और एक क्या हो जाएगा आपका, दो हो जाएगा। समझ में आ रही बात? ये यहाँ से एक यहाँ से। अब एंटी बॉन्डिंग में हमारे पास कुछ बचा ही नहीं, तो
अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर मैं निकालूं तो क्या लिखते थे हम, 1/2 नंबर ऑफ बॉन्ड, ये बॉन्डिंग में जितने इलेक्ट्रॉन है आपके, और माइनस क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 0। तो कितना आ जाएगा आपका, 2/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। तो इसका मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। ये एक्सप्लेन कर पाता है बढ़िया तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ऐसे ही हम बात कर लेते हैं हीलियम की। ठीक है, हीलियम की भी बात करेंगे हम लोग। तो हीलियम को भी हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको हीलियम को भी सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ठीक है, हीलियम को भी मैं सॉल्व करके यहीं पे दिखा देता हूँ आपको, हीलियम को कैसे सॉल्व करेंगे। वो भी आप एक बार ध्यान से देख लेना कि हीलियम को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, हीलियम को सॉल्व करके मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं हीलियम की। किसकी बात कर लेते हैं, हीलियम की। ठीक है, तो हीलियम में हमारे पास में क्या होगा, आपको पता है 1s2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा आपका 1s2, दूसरा हीलियम इधर होगा, एक हीलियम इधर, एक हीलियम इधर। ठीक है, यहाँ पे एक एटॉमिक ऑर्बिटल इधर और एक एटॉमिक ऑर्बिटल इधर। यहाँ पे हमने एक एटॉमिक ऑर्बिटल बना दिया। कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे भी कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, एक बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक क्या बनेगा आपका, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से। ठीक है, और एक ऑर्बिटल में आपको पता है मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं। तो 1 2 1 2, क्योंकि टोटल 4 हो गए। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर अगर हम निकालेंगे तो 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2, तो 2 - 2 0। तो क्या हो जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब हीलियम और हीलियम में कोई बॉन्ड नहीं बनता है। हीलियम हीलियम क्या, इस टाइप का कोई बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको और दिखा देता हूँ। एक एग्जांपल हम और यूज कर लेते हैं, जो हमारे पास में एग्जांपल और एक यूज कर लेते हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं किसका, हम बात कर लेते हैं लिथियम की। किसकी बात कर लेते हैं, लिथियम की। अब लिथियम से सोडियम तक बात कर लेते हैं, तो उसके बाद में आपको सबको मैं इसी में समझा दूंगा। ठीक है, अब लिथियम की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो लिथियम में हमारे पास में क्या होता है, 1s2 2s1। ठीक है, तो लिथियम में क्या हो जाएगा, 1s2 2s1। इधर भी क्या हो जाएगा, दूसरा लिथियम हो जाएगा 1s2 2s1। तो अब क्या होगा हमारे पास में, ऐसे बनेगा, पहले 1s वाला इधर आपका ऐड होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। यहाँ पे भी कितने हैं, 2। फिर क्या हो जाएगा, इसका एक बॉन्डिंग बनेगा और एक क्या बनेगा आपका, एंटी बॉन्डिंग बनेगा। फिर बात करते हैं 2s1 की। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है 2s1 में, यहाँ पे भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है 2s1 में। एक बॉन्डिंग बनेगा और एक एंटी बॉन्डिंग बनेगा। समझ में आ रही बात। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉन्डिंग। यहाँ बॉन्डिंग में 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन, तो 2 बॉन्डिंग में आ जाएंगे, 2 एंटी बॉन्डिंग में आ जाएंगे। यहाँ पे एक और एक 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, बॉन्डिंग में। अब हम इसके निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर। क्या निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर। तो क्या हो जाएगा आपका 1/2, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास, तो 2 यहाँ पे हैं और 2 यहाँ पे हैं, तो कितना हो जाएगा, 4। और एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो 4 - 2 कितना हो जाएगा आपका, 2/2 बराबर क्या हो जाएगा आपका, 1। इसका मतलब लिथियम और लिथियम के बीच में क्या होता है आपका, सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। एक चीज मैंने आपको ये बता दी। और एक चीज आप यहाँ ध्यान दे सकते हो, अगर सारे के सारे एटम, सारे के सारे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, तो वो कैसा हो जाएगा आपका, डायमैग्नेटिक। अगर सबके सब क्या है आपके, पेयर्ड हैं, तो वो कैसा हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। और अगर कोई भी एक अनपेयर्ड है, तो वो कैसा हो जाएगा आपका, पैरामैग्नेटिक। अरे क्लियर हुई बात। ठीक है, अब मैं जो इसमें से इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि ये सब कुछ तो आपने पहले से ही पढ़ रखा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक चीज आपको इंपॉर्टेंटली बता देता हूँ, फिर हम बात करते हैं थोड़े बड़े एटम की बात करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, अगर ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, ऑल इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड है, तो कैसा होगा आपका, डायामैग्नेटिक। कैसा होगा, डायामैग्नेटिक, यानी कि क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करेगा। और अगर क्या है, इलेक्ट्रॉन कोई सा भी एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अनपेयर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनपेयर्ड। तो कैसा हो जाएगा आपका, पैरामैग्नेटिक। कैसा हो जाएगा आपका, पैरा मैग्नेटिक आपका हो जाएगा। समझ में आ रही बात, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप लोग इसे। अब फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, जो देखो, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम और बेरिलियम, इनमें सब में क्या होगा आपका, एस ऑर्बिटल वाला ही यूज होगा, क्योंकि सब में क्या होता है, 1s। इसमें तो इन दोनों में तो 1s होता है, इनमें 1s और 2s होता है। लेकिन जब हम बेरिलियम के बाद में किस में आते हैं, हमारे पास में बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन की बात करते हैं। किस किस की बात करते हैं, बोरॉन कार्बन और
नाइट्रोजन की बात करते हैं, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हम क्या करते हैं, इनमें क्या होता है, पी ऑर्बिटल भी हमारा यूज होता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान आपको क्या रखना है कि क्या होता है, जो 2pz है, ध्यान रखना, इसमें इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है, मैं आपको बता देता हूँ। 2pz जो है वो क्या होता है, वो पाई 2px और पाई 2py से क्या होता है, ऊपर होता है। इंपॉर्टेंटली ये चीज ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। मैंने यहाँ पे दे भी रखा है, जो आपको दे रखा है, एग्जाम में N2 और O2 का एनर्जी ऑर्डर अलग होता है, सिग्मा 2pz की पोजीशन याद रखें। ध्यान रखना, ये जो सिग्मा 2pz है, जहाँ पे बच्चे कंफ्यूजन करते हैं, जो बोरोन कार्बन नाइट्रोजन में क्या होता है, इसकी जो सिग्मा 2pz क्या होता है, पाई 2px और पाई 2py के ऊपर होता है। और यहाँ पे जो सिग्मा 2pz है वो क्या होता है हमारे पास, पाई 2px और पाई 2py से क्या होता है, नीचे होता है। क्लियर हुई बात, क्लियर हो गई होगी मेरे हिसाब से। तो मैं अब यहाँ पे एक चीज आपको इसको दिखा देता हूँ, सॉल्व करके भी आपको दिखा देता हूँ बढ़िया तरीके से, ठीक है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे नाइट्रोजन का दे रखा हम लोगों को, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये क्लियर है तभी जाके आप आगे बढ़ सकते हो। देखो, क्योंकि ये बहुत बेसिक बता के कोई फायदा नहीं है, मैं सीधा आपको वही चीजें बता रहा हूँ। देखो, अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। यहाँ मैंने नाइट्रोजन ले लिया, क्या होता है, 1s2 2s2 2p3। यहाँ पे नाइट्रोजन रहेगा 1s2 2s2 2p3, ठीक है। अब देखो 1s वाला तो सेम टू सेम वैसे ही हो जाएगा हमारे पास, जैसे क्या था, इसी टाइप से बन जाएगा। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे मैं अगर चाहूँ तो बना भी सकता हूँ, यहाँ पे देख लो आप, इस टाइप से हमारे पास में 1s बन जाएगा, ठीक है। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि यहाँ पे कितने 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, और यहाँ पे भी कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको बना देता हूँ, ध्यान से सुन लेना आप लोग, इससे क्लियर हो जाएगा आपको। अब उसके बाद में 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 2s में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। पी में 2p में कितने, 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2p में कितने इलेक्ट्रॉन, 3। तो 1 2 3, 1 2 3। बस ये ध्यान रखना है, इसमें 2pz क्या होता है, ऊपर होता है, और इस वाले में क्या होता है हमारा, 2pz नीचे होता है। यही इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है, और N2O2 से ही क्वेश्चन बन जाते हैं, मोस्टली क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, ठीक है। अब इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि कैसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। एक सेकेंड आप ध्यान रखिए। देखो, हम इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं आपको कैसे सॉल्व करना है आपको। देखो, अब हम इसमें क्या करते हैं कि हमने इलेक्ट्रॉन तो हमने क्या कर दिया, फिल कर लिए, इलेक्ट्रॉन हमने क्या कर लिया, फिल कर लिए। देखो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉन फिल कर लिए इधर से। अब इधर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, इधर 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक बॉन्ड आपका यहाँ पे होता है, इसको बोलते हैं हम लोग सिग्मा 1s। एक ऑर्बिटल यहाँ पे होता है, इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा 1s स्टार हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग। 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 आ गए हमारे पास। 2s में यहाँ पे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 4 हो गए। तो यहाँ पे क्या होगा, एक बॉन्डिंग बनेगा सिग्मा 2s, एक एंटी बॉन्डिंग बनेगा सिग्मा स्टार 2s। तो दो यहाँ पे, दो यहाँ पे बन गए। क्लियर हो गई बात, अरे क्लियर हो गई बात। अब आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे कितने, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो एक्चुअल में होगा क्या, 6 हो गए टोटल। तो बनेगा कैसे, यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। तो पहला इलेक्ट्रॉन 1, फिर क्या होगा 2, फिर 3, फिर 4, 4 तो यहाँ पे हो गए, बचे कितने, 2 बचे। तो कहाँ पे जाएंगे वो, यहाँ पे जाएंगे। समझ में आ रही बात, ठीक है। ये तीनों बॉन्ड, ये भी बॉन्डिंग, ये भी बॉन्डिंग, ये भी बॉन्डिंग, और ये क्या होंगे आपके, एंटी बॉन्डिंग होंगे। अब सपोज करो मुझे निकालना है यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। तो एक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2, 2 4, यहाँ पे 2 ही हो गए, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10। 10 में से कितने घटेंगे, एंटी बॉन्डिंग में कितने, 2 4, और यहाँ ऊपर तो कुछ नहीं है, 10 - 4 कितना हो जाएगा आपका, 10 में से 4 गए, 6/2, कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। इसीलिए नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में कैसा होता है बॉन्ड हमारा, ट्रिपल बॉन्ड होता है। कैसा होता है हमारा, ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्लियर हो गई बात, अरे क्लियर हुई बात, नहीं हुई, ठीक है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन में, बात करते हैं किसमें, ऑक्सीजन में, क्योंकि ऑक्सीजन की वैल्यू, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 8 होता है, कितना होता है, 8 होता है। तो अगर हम बात करें ऑक्सीजन का, क्या हो गया, 1s2 2s2 2p4, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p4। अब वही 1s वाला तो आपको पता ही है, यहाँ पे क्या हो गया, 2s वाला हो गया, एंटी बॉन्डिंग में इसके इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए। 2p में कितने, 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इन्होंने गलत कर दिया, यहाँ पे हमारे पास कितना होगा, 4 इलेक्ट्रॉन हमारे पास अवेलेबल होगा। एक सेकंड, इसको हटा दीजिए, यहाँ हटा दीजिए, ठीक है। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे पास, 2। तो देखो यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 2 हैं, 4, तो 2 बॉन्डिंग में, 2 एंटी बॉन्डिंग में, 2 3 4,
चार चार 8 है तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, 6 तो क्या हो जाएंगे आपके बॉन्डिंग में फिल हो जाएंगे, और 2 कैसे हो जाएंगे आपके एंटी बॉन्डिंग में। ध्यान रखना इस टाइप से। और इन्हीं दो जो आपके पास में है, इन्हीं दो इलेक्ट्रॉन की वजह से कैसा बिहेवियर शो करता है, पैरामैग्नेटिक। जिस जहां पे क्या हो गया था हमारे पास, जो वीबीटी थी वो फेल हो गई थी। इन्हीं जो जो एंटी बॉन्डिंग में है इलेक्ट्रॉन, इन दो की वजह से कैसा शो करता है, पैरामैग्नेटिक। क्योंकि कैसे इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए N2 कैसा है, तो N2 में सारे के सारे क्या है, सब कुछ पेयर्ड है, तो कैसा हो जाएगा ये हो जाएगा डायामैग्नेटिक। कैसा हो जाएगा, डाया मैग्नेटिक। और O2 कैसा हो जाएगा आपका, पैरामैग्नेटिक। अगर हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करें तो देखो क्या हो जाएगा, 1/2। कितने बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन, अगर आप 1s2 को छोड़ भी दोगे कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 6 और 8, 8 बॉन्डिंग में है। माइनस क्या, 2 3 4, 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा आपका, 8 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 4/2। कितना आ जाएगा आपका 2। तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड। और कैसा होता है ये, पैरामैग्नेटिक। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होती है, एमओटी इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाती है। तो ध्यान रखना, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, 1 to 17, 1 to 7 एटॉमिक नंबर की बात कर लो। किसकी बात कर लो, एटॉमिक नंबर। तो उसमें क्या होता है हमारे पास में, ये वाला ऑर्डर, ये इस टाइप का डायग्राम फॉलो होता है। और 7 से जो ज़्यादा हैं उनमें जनरली 7 to, मतलब 8 9 और 10 में कौन सा इलेक्ट्रॉन वाला फॉलो होता है, ये वाला फॉलो होता है। कहीं कहीं आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि क्या होता है, 14 इलेक्ट्रॉन तक ये वाला फॉलो होता है, और 14 से बाद वाला, 14 इलेक्ट्रॉन से कहाँ तक, 20 इलेक्ट्रॉन तक ये वाला फॉलो होता है। बस आप ये ध्यान रखना। क्लियर है, अरे क्लियर है, दोनों डायग्राम आपको याद होने चाहिए। अगर डायग्राम याद नहीं रहेंगे तो आप क्या वहां पे सॉल्व नहीं कर पाओगे। सिर्फ ध्यान ही रखना कि जो N2 तक होता है, ध्यान रखना किस किस में मैंने बताया था, किस किस में बताया था मैंने, बोरान, कार्बन और नाइट्रोजन में बताया था। इन तीनों में क्या होता है, जो 2p-Z होता है वो क्या होता है, ऊपर होता है। और यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन में 2p-Z क्या होता है, नीचे होता है। बस इतना ही ध्यान रखना है आपको, जहाँ पे बहुत बड़ा ट्रैप ये बना के रखते हैं। समझ में आ गई बात, आगे बढ़े, ठीक है। यहाँ पे अब हम आगे बताते हैं, मैं आगे बताता हूँ। वहाँ इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ। मैंने आपको बताया था, देखो वीबीटी बात करती थी, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। वीबीटी जो बात करती थी, वीबीटी ने क्या बोला था कि पहले सिग्मा बॉन्ड ही बनता है। क्या बनता है, सिग्मा, फिर बनेगा, फिर क्या बनेगा, पाई बनेगा। लेकिन ध्यान रखना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जो ये बता सकती है कि पाई बॉन्ड पहले बन सकता है, पाई बॉन्ड भी पहले बन सकता है। कौन बात करता है ऐसे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, एग्जांपल देखो। एग्जांपल है B2 और C2, इसलिए ये स्टेबल नहीं होते। ठीक है, क्या है, अनस्टेबल होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। तो पहले मैं B2 बना के दिखाता हूँ आपको। B2 यहाँ पे ध्यान से देखो, B2 बना रहा हूँ मैं, यहाँ पे B2 को बना के दिखाता हूँ। ठीक है, तो आपको पता है B2 बोरोन का क्या हो जाएगा, इधर बना दे तो बोरोन का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, 1s2 2s2, क्योंकि 5 होता है 2p1, यही होता है बोरोन का। तो हम यहाँ पे क्या लगा लें, इधर ही लगा लें, 1s2 2s2 2p1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p1। क्लियर हो गई बात। अब अगर हम डायग्राम बनाते हैं इसका, ध्यान रखना, इसका एटॉमिक नंबर कितना है आपका, 5 है, यानी कि 7 से कम है। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले तो एक वो s वाला बनेगा, 1s वाला। ठीक है, मैंने बना दिया। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 2, 1s हो गया। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका, 1s वाला हो गया। अब फिर क्या बात करते हैं हम लोग, 2s, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, इसमें भी 2 है, इधर भी कितने हैं, 2 हैं। तो एक क्या बनेगा आपका, बॉन्डिंग बनेगा, और एक क्या बनेगा आपका, एंटी बॉन्डिंग बनेगा। क्लियर हो गई बात। अब क्या है, पी में कितने हैं, पी में हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहाँ पे आप 3 डब्बे बना सकते हो, यहाँ पे मैंने 3 डब्बे बना दिए। अब देखो ये क्या है, इसमें क्या होगा, 2p-Z क्या होगा, ऊपर होगा नीचे होगा, अरे बताओ भाई, इसमें क्या होगा, 2p-Z ऊपर होगा, यहाँ ऊपर, ध्यान रखना। यहाँ पे 2p-Z यहाँ पे है, और ये ध्यान रखना, इसको इंपॉर्टेंटली ये डायग्राम आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये होता है सिग्मा 1s, ये होता है सिग्मा स्टार 1s, ये होता है सिग्मा 2s, ये सिग्मा स्टार 2s। ये क्या होता है आपका,
पाई 2p x पाई 2py, ये होता है सिग्मा 2pz जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, और ये हो जाएगा आपका सिग्मा स्टार 2pz। क्लियर हो गई बात। अब होगा क्या, यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या कर लो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरना शुरू करें, यहाँ दो है यहाँ दो है, तो क्या हो जाएगा, दो बॉन्डिंग में चार है तो दो एंटी बॉन्डिंग में, यहाँ पे भी ऐसे हो जाएगा सेम टू सेम, दो बॉन्डिंग में और दो एंटी बॉन्डिंग में। अब यहाँ पे देखो एक इलेक्ट्रॉन ये है और एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन है, तो अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल एक इसमें जाएगा और एक इसमें जाएगा। तो ध्यान रखना ये पाई वाला ऑर्बिटल है, कौन सा है ये कौन सा है, पाई वाला है। कौन सा वाला है, पाई वाला। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, दो हो गए उसमें, अरे हो गए। तो अब हम क्या बात करेंगे, तो इस टाइप से क्या होता है, पाई बॉन्ड पहले बन जाता है किसमें, B2 में। अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर हम निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर, तो 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने, दो चार और छः, कितने हैं, छः, माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, दो और दो चार, 6 - 4, तो कितना हो जाएगा आपका 2/2 इज 1। तो ये बोरॉन और ब्यूरोन में, और ये वाला जो है वो कौन सा है, ये पाई बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है आपका, पाई बॉन्ड। ऐसे ही अगर हम बात करेंगे C2 की, किसकी बात करेंगे, C2 की। अगर आपने ये कर लिया है तो मैं C2 की बात कर लेता हूँ अभी यहाँ पे, ठीक है। अब बात करेंगे हम किसकी, C2 की बात कर लेते हैं। देखो C2 की बात मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं, ठीक है, बात कर लेता हूँ C2 की। देखो सेम टू सेम रहेगा, कोई अंतर नहीं रहेगा। देखो किसकी बात कर लेते हैं हम लोग, हम बात कर लेते हैं C2 की। किसकी बात कर लेते हैं, C2 की। तो C2 में क्या हो जाएगा, हमारे पास कार्बन का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो 1s2 2s2 2p 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2s2 2p 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2p 2 हो जाएगा। बस अंतर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और, तो दो दो चार हो गए, तो 1 2 3 4, तो 1 2 तो हो गए, तो 3 और 4। इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, दो चार छः और आठ, 8 माइनस, और एंटी बॉन्डिंग में दो और दो चार, 8 - 4 कितना हो जाएगा आपका, 4/2। तो कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। तो बॉन्ड इसमें क्या बनता था, बोरॉन बोरॉन में तो एक सिंगल सिंगल बॉन्ड बनता था, और C डबल बॉन्ड C में क्या बनता था हमारे पास में, डबल बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन ये दोनों क्या होंगे आपके, पाई बॉन्ड होंगे। क्या होंगे, पाई बॉन्ड होंगे, सिग्मा बॉन्ड नहीं होंगे। इसीलिए क्या होता है, B2 और C2 क्या बनते हैं, पहले ही पाई बॉन्ड बना देते हैं सिग्मा बॉन्ड बनने से पहले। तो ये भी क्या है, एक VBT की लिमिटेशंस हैं, इसको ये अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाता है। बाकी मैंने आपको एक चीज और बता दी थी, क्या बताई मैंने आपको, एक चीज मैंने आपको बता दी थी क्या, VBT में क्या दिक्कतें थी, VBT में जो दिक्कतें थी वो मैंने आपको बता दी थी, ठीक है। कि VBT ने क्या क्या बोला था, कि O2 कैसा होता है आपका, O2 होता है आपका डायमैग्नेटिक, लेकिन जनरली क्या होता है, O2 कैसा होता है आपका पैरामैग्नेटिक। तो जो हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है उसने उसको भी क्या कर दिया था, एक्सप्लेन कर दिया था। क्लियर है, अरे समझ में आ गई बात, अरे क्लियर हो गई बात या नहीं हुई। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। अब मेरे हिसाब से आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, हाइड्रोजन से लेके कहाँ तक आपको आना चाहिए, नियोन तक के बनाने आपको आने चाहिए। हाइड्रोजन हीलियम, ध्यान रखना, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम और बेरिलियम में तो क्या होता है, सिर्फ s ऑर्बिटल ही यूज होता है, ठीक है। और उसके बाद में बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन के लिए क्या होता है, पहला वाला जो मैंने बनाया था वो फॉलो होता है, ठीक है। यहाँ तो सिर्फ s ऑर्बिटल होता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन के लिए कौन सा वाला यूज होता है, सेकंड वाला डायग्राम यूज होता है। क्लियर हो गया। इसमें जो होता है 2pz ऊपर होता है, 2pz ऊपर होता है। इसमें क्या होता है, 2pz नीचे होता है। बस ट्रिक भी मैंने आपको बता दी, क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब हम बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर की, बॉन्ड ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी। तो बॉन्ड ऑर्डर मैंने आपको बताया था 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जैसे इस टाइप से हम निकाल देते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लोअर एनर्जी में होता है, और ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जैसे हमने स्टार मार्क से दिखाया था। अगर बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होता है तो स्टेबिलिटी क्या होती है आपकी, इंक्रीज होती है। बॉन्ड डिस्टेंस एनर्जी इंक्रीजेज, और बॉन्ड लेंथ क्या होता है आपका, डिक्रीज होता है। इंपॉर्टेंट है तीनों पॉइंट, ध्यान रखना। बॉन्ड ऑर्डर अगर इंक्रीज होता है तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, बॉन्ड की डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी इंक्रीज होती है, बट बॉन्ड लेंथ क्या होती है आपकी, डिक्रीज होती है, ठीक है।
अगर बॉन्ड ऑर्डर जीरो है, आपका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, बॉन्ड ऑर्डर क्या है आपका जीरो, तो मॉलिक्यूल क्या नहीं होता है, एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे मैंने बताया था हीलियम 2 और Be2 आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़े, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको इतना बड़ा डब्बा डुब्बा नहीं बनाना वहाँ कि भाई वहाँ पूरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हो इस टाइप से, ये पूरा बना रहे हो, नहीं। आपको क्या करना है, आपको ट्रिक पता होनी चाहिए जिससे आप सीधा 15-20 सेकंड के अंतर्गत आपका पूरा आंसर आ जाए। तो ध्यान रखना, मैं यहाँ पे बताऊँ सुपर ट्रिक द 14 इलेक्ट्रॉन रूल, ठीक है। तो 14 इलेक्ट्रॉन रूल क्या है, इसमें देखो ये ट्रिक है, मैं पहले ही बता दूं आपको, ये ट्रिक है, मैंने ट्रिक बढ़िया तरीके से आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो इस ट्रिक को मैं आपको बता देता हूँ। ट्रिक में क्या है हमारे पास में, जैसे सपोज को 10 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं आपके पास, तो उसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। 10 के बाद क्या आता है, 11, 12, 13, 14, फिर आता है 15, 16, 17, 18। ये ट्रिक है, ध्यान रखना भाई, ट्रिक है ये। इसका कुछ मैं आपको वही बता देता हूँ, कहाँ पे इसमें गड़बड़ होती है वही बता देता हूँ। देखो, अगर 10 इलेक्ट्रॉन है किसी सिस्टम में, तो उसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा। 11 है तो कितना होगा, 1.5। 12 है तो 2.0। 13 है तो 2.5। 14 है तो क्या हो जाएगा आपका, 3.0, यानी कि 3 हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। और अगर आपके पास में क्या होगा, 14 के बाद में क्या आता है, 15। तो ध्यान रखना, 10 से लेके 14 तक तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, 1 से लेके कहाँ तक बढ़ता चलता है, 3 तक चलता है। फिर 14 से लेके जब हम 18 तक चलता है, तो फिर 3 से क्या होता है हमारा, 3 से लेके क्या होता है, 1 तक हमारा वापस आता है, ठीक है। इसमें मैं आपको एक्सेप्शन भी बता देता हूँ। 15 पे क्या हो जाएगा, 2.5। 16 पे क्या होगा, 2.0। 17 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 1.5। 18 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 1.0। अब आप बोलोगे सर ये ट्रिक, ट्रिक इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप एकदम आपको कैलकुलेट करके पता लग जाएगा कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है। जैसे हम बात करें, जैसे मैं बात करता हूँ, मैंने आपको बोला कि N2 में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, तो आपने बोला सर 7 इसका होता है, 7 7 14 इलेक्ट्रॉन। तो 14 इलेक्ट्रॉन में कितने बॉन्ड होंगे, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। अब बात करते हैं O2 की। O2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास में, तो 8 टू जा 16 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 16 इलेक्ट्रॉन। तो 16 इलेक्ट्रॉन पे कितने बनेंगे हमारे, दो, ठीक है। जैसे मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये चीजें आपको क्या हो जाती हैं, इससे आपको बाउंड्री क्लियरली निकल जाता है। समझ में आ रही बात? अरे समझ में आ गई बात, तो ये हमारे पास में एक, हमारे पास में इजिली हमारे पास में क्या होता है, हमें पता लग जाता है। और बाउंड्री आप इससे बिल्कुल बेधड़ल्ले से निकाल सकते हो। जैसे हम बात करें, फॉर एग्जांपल आपने बोला सर बोरोन में B2 की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, B2 की। तो आपको पता है 5, इसमें 5 गुना 10 इलेक्ट्रॉन, तो 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो जाएगा, इनमें सिंगल बॉन्ड बनेगा। अरे समझ में आ रही बात? जैसे हम बात कर लेते हैं, और किसी की भी बात कर सकते हो। जैसे हम बात कर लेते हैं C2 की, तो क्या होगा, C2 कार्बन पे 6 होते हैं, 6 दूना 12 इलेक्ट्रॉन। 12 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो जाएगा, हमारे पास में दो बॉन्ड बनेंगे। तो इतना जल्दी हमारा क्या हो जाता है, आंसर आ जाता है। आपको बॉक्स डब्बा बनाने में तो फिर आप क्या करोगे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकालोगे, फिर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकालोगे, फिर उसको क्या करोगे, दो से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तब जाके आपका बॉन्ड ऑर्डर आएगा। और इस ट्रिक से आपको क्या, इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन आप निकाल सकते हो, जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। और सीधा सीधा आपका क्या आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं एक मैग्नेटिक की ट्रिक भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर ऑड इलेक्ट्रॉन है तो कैसा होता है आपका, पैरामैग्नेटिक। और इवन इलेक्ट्रॉन है वो कैसा हो जाएगा आपका, डायमैग्नेटिक। अब जैसे हम बात करेंगे, बस इसमें एक चीज ध्यान रखना, इसमें एक्सेप्शनल केस है। एक्सेप्शन क्या है, जो बोरोन और ऑक्सीजन है, 10 इलेक्ट्रॉन बोरोन पे होते हैं और 16 इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं आपके, ऑक्सीजन पे होते हैं। लेकिन ये कैसे होते हैं आपके, पैरामैग्नेटिक। बस इन दोनों को ध्यान रखना, बाकी क्या हो जाएगा, जैसे हमारे पास में किसी में 11 इलेक्ट्रॉन है तो कैसा हो जाएगा आपका, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि ऑड इलेक्ट्रॉन है। अगर 12 इलेक्ट्रॉन है किसी में तो कैसा हो जाएगा, वो डायमैग्नेटिक हो जाएगा, क्योंकि क्या, इवन इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ रही बात? लेकिन सिर्फ दो में एक्सेप्शनल केस है, एक बोरोन में ये कैसा होता है आपका, पैरामैग्नेटिक होता है, और क्या होता है, ऑक्सीजन भी कैसा होता है आपका, पैरामैग्नेटिक होता है। बाकी आप इस ट्रिक को लगा सकते हैं। लेकिन बॉन्ड ऑर्डर में तो ये ट्रिक क्या है, यूनिवर्सल है। ये आप कहीं भी लगा सकते हो, ये ट्रिक बहुत काम करती है। 10 से लेके 14 तक आप क्या करते रहो, पहले बढ़ते हुए चलो 1 से 3 तक, और फिर क्या हो, आप 3 से लेके 1 तक आप क्या करते हो, घटते हुए चलो 18 तक। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़े। अब जैसे मैंने आपको बता देता हूँ, देखो, ठीक है। जैसे ये मैंने इंपॉर्टेंट इनमें कन्फिग्रेशन एंड नेचर बता रखा। जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, दो। बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1। और ये कैसे होगा, डायमैग्नेटिक, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन है, कैसे में इवन है। He2 क्या हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, जीरो। तो इसको डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक मत बोलते रहना, क्योंकि ये क्या नहीं करेगा, ये तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। समझ में आ रही बात, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। N2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन। 14 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3। कैसा हो जाता है, डायमैग्नेटिक, क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन है, इवन इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन कितना है, 16 इलेक्ट्रॉन, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2। लेकिन यहाँ पे 16 में मैंने बोला था ये कैसा होता है आपका, 16 इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद, इवन इलेक्ट्रॉन होने के बाद, ये एक्सेप्शनल केस है। कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक। कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक। क्यों होता है ये, क्योंकि क्या, दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है किसमें, पाई एंटी बॉन्डिंग में, ठीक है।
दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है कहाँ, पाई एंटी बॉन्डिंग में, जो मैंने अभी आपको बना के दिखाया था इसमें डायग्राम पे पीछे, ठीक है। अब अगर O2 2 माइनस है तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन। तो 18 इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाएगा आपका बॉन्ड ऑर्डर, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये कैसा होता है आपका डायमैग्नेटिक। समझ में आ रही बात। सिर्फ मैंने बोला था B2 एंड O2 क्या है, एक्सेप्शन है, ठीक है। इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 16 इलेक्ट्रॉन। ये दोनों कैसे होते हैं आपके, पैरामैग्नेटिक होते हैं, ठीक है। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 1 होता है। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है आपका, 2 होता है। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़े, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैंने वीबीटी और एमओटी में क्या दे रखा है आपका, अंतर दे रखा है कि डिफरेंस क्या क्या था, ठीक है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या डिफरेंस था उसकी बात हम कर लेते हैं। तो इसमें क्या था, इलेक्ट्रॉन्स आर लोकलाइज बिटवीन टू एटम, किसके बीच में रहते हैं, दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन लोकलाइज रहते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने क्या बताया, एटम के बीच में नहीं बताया, मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज, यानी कि स्प्रेड ओवर होल मॉलिक्यूल, पूरे मॉलिक्यूल में रहते हैं। एटम की बात नहीं करी, यहाँ मॉलिक्यूल की बात हो रही है। इसमें क्या था दूसरा, सिंपल ओवरलैप का कॉन्सेप्ट था कि एक दूसरे में क्या हो रहा है, एटम ओवरलैप हो रहे हैं। यहाँ पे क्या था, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट दिया था कि दो वेव जैसे आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रही है एक दूसरे को, ठीक है। मतलब एक दूसरे में क्या मर्ज हो रही है, या फिर एक दूसरे को क्या कर रही है, एक तो इंटरफेरेंस हो जाता है और एक क्या हो जाता है हमारे पास में, मतलब एक बार तो एडिशन हो जाता है और एक बार में क्या हो जाता है, उसका सब्ट्रैक्शन हो जाता है, ठीक है। इसका ये क्या था, फेल्स टू एक्सप्लेन O2 पैरामैग्नेटिज्म, ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। इसने क्या करता है, एक्सप्लेन मैग्नेटिक नेचर परफेक्टली, ठीक है। इसमें वीबीटी क्या बात करती है, वीबीटी बोलती है कि या तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, सिंपल होल नंबर में आएगा, या तो वो होगा ही नहीं, या तो फिर क्या होगा, होल नंबर में आएगा, नो फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। लेकिन जो हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वो क्या बोलती है कि फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर भी पॉसिबल है। जैसे O2 प्लस का जो बॉन्ड ऑर्डर था 2.5, तो फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर की बात भी कौन करता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी करती है। इसलिए क्या है, ये सुपीरियर है इन कंपैरिजन टू वीबीटी। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़े। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारे पास में जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से, एग्जाम लेवल में जो क्वेश्चन आए हैं ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच स्पीसीज हैज बॉन्ड ऑर्डर 1.5। अब आपको पूछा गया 1.5 किसका है, तो आपको फटाक से आना चाहिए कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है। अब आप डब्बा बनाते हुए नहीं चलोगे। तो देखो ऑप्शन में कितने होते हैं हमारे पास में, एक में होते हैं 8, तो 8 दूना 16, और एक क्या होगा 17 इलेक्ट्रॉन। तो 17 इलेक्ट्रॉन में बताओ भाई कितने हो जाएंगे, 17 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने हैं 17 इलेक्ट्रॉन, पहले इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो। O2 प्लस में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन तो एक ही है, ठीक है। सॉरी ये ऐसा होगा मेरे हिसाब से, कितना पूछा, बॉन्ड 1.5, ये ऊपर गलती हो गई है, यहाँ होगा ये O2 प्लस। तो 8 दूना 16 में से एक गया कितना, 15 इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएंगे। यहाँ पे O2 2 माइनस, तो 8 दूना 16 और 2 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। N2 में क्या हो गया आपका, 7 दूना 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब मैंने आपको बताया 10 इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है एक, 11 पे क्या होता है 1.5, 12 पे क्या होता है हमारे पास में 2, अरे होता है 13 पे क्या होता है 2.5, 14 पे क्या होता है 3, ठीक है। तो है 14, यहाँ पे 14 पे क्या हो जाता है आपका 3 बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। 15 पे क्या होता है एक घटता है, तो कितना हो जाएगा आपका 2.5 हो जाता है, ठीक है। और 16 पे क्या हो जाएगा, 16 पे क्या होगा 2, फिर घटते हुए चलता है। 17 पे क्या हो जाएगा आपका 1.5 हो जाएगा। और 18 पे क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो क्या पूछा है इन्होंने, 1.5 पूछा, तो पहले ही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, देखो इतने आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया। द सेकंड क्वेश्चन इज असर्शन रीजन। असर्शन में क्या पूछ रखा है आपको कि O2 मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक, ठीक है। O2 मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक, बात सही है भाई, ये तो हमें पता है कि O2 मॉलिक्यूल कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। इसका रीजन दे रखा है आपको, इट हैज टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसके पास में क्या होता है, टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नहीं, बॉन्डिंग में नहीं होते हो, किस में होते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होते हैं। किस में होते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो असर्शन तो सही है, लेकिन रीजन क्या है इसका, गलत है, फॉल्स, यहाँ पे दे रखा है असर्शन जो रीजन इज फॉल्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर इन एंटी बॉन्डिंग, ठीक है, पाई स्टार रिप्रेजेंट नॉट बॉन्डिंग ऑर्बिटल। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़े। इस टाइप से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बिना कॉन्सेप्ट के आप क्या क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमारी खत्म हो गई। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास आती ही आती है, ठीक है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन कोवेलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन एंड लोन पेयर। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है किसके बीच में,
कोवलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन एंड अ लोन पेयर, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, मैं आपको एक चीज कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। फोन फोन आपके पास, सबके पास है, तो उसी से मैंने ट्रिक बनाया द फोन कॉल कंडीशन। तो ध्यान रखना कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी कब, जब वो क्या होगा, इनके साथ जुड़ा होगा। किसके साथ जुड़ा होगा, फोन, याद रखना फोन। हाइड्रोजन मस्ट बी अटैच्ड टू फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तभी क्या बनता है हमारा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटीज बनती हैं। निमोनिक के तौर पे मैंने आपको बताया फोन, क्या बता दिया, फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, कॉल्ड बॉन्डिंग। क्लियर हो गई बात। अगर इनके साथ ही हाइड्रोजन बॉन्डेड होगा तभी क्या पॉसिबल है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। समझ में आ रही बात, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तभी पॉसिबल है जब किसके साथ जुड़ा हो, या तो फ्लोरीन हो या ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन। हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा हो, इनके साथ जुड़ा हो, या तो इसके साथ, या तो इसके साथ, या फिर इसके साथ में। क्लियर हो गई बात। और डेफिनेशन क्या होती है इसकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन कोवलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन एंड अ लोन पेयर। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा HF के साथ में क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है हाइड्रोजन HF के बीच में, ठीक है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने टाइप की हो सकती है, तो दो टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, हम पढ़ चुके हैं पहले ही। एक कैसी होती है हमारे पास, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जो क्या होती है हमारे पास, डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में लगती है। इंटरमोलिकुलर मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में, या दो अलग अलग नहीं हो सकते, दो एक जैसे हो सकते, लेकिन दो एटम, दो मॉलिक्यूल अलग अलग है, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, एसोसिएशन होता है, दोनों क्या जुड़ते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इनकी हाई बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है, और क्या होती है, विस्कोसिटी होती है। एग्जाम्पल है आपका हाइड्रोजन फ्लोराइड, HF, देखो यहाँ पे फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये वाला है हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड, ये वाला क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये कैसा है, ये है कोवलेंट। समझ में आ रही बात, ये कैसा बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, ये कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है। ये कैसा बॉन्ड है आपका, कोवलेंट। और जो डॉट डॉट से दिखा रखा है वो कैसा बॉन्ड है आपका, हाइड्रोजन बॉन्ड। H2 में भी आपको दिख रहा है वो जो डॉट डॉट से दिखा रखा है वो कैसा बॉन्ड है आपका, हाइड्रोजन बॉन्ड है। मैंने आपको बताया हाइड्रोजन बॉन्ड कब बन सकता है, जब हाइड्रोजन किसके साथ प्रेजेंट हो, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है इनके साथ। और मैंने आपको इसकी ट्रिक बताई थी फोन, ठीक है। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड में भी क्या होता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, और वाटर में भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट है हमारे पास इंट्रामोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर मतलब सेम मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो जाता है हमारे पास में, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, इंट्रामोलिकुलर। इसकी वजह से क्या होता है, चिलेशन, रिंग फॉर्म हो जाती है, क्या हो जाती है, रिंग फॉर्म हो जाती है। और जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है आपका, कम हो जाता है, क्या हो जाता है, कम। तो ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाता है, लेकिन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या हो जाता है आपका, बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है। इंटर मतलब क्या हो जाएगा, दो अलग अलग मॉलिक्यूल, और इंट्रा मतलब क्या हो जाएगा, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। क्लियर हो गई बात। इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में क्या है हमारे पास में, यहाँ ये OH है, देखो इस H के साथ में क्या हो जाएगा हमारा, जैसे NO2, NO2 ने क्या कर दिया हमारे पास में, जैसे यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, इधर मैं आपको क्लियरली बता, देखो जैसे O है, यहाँ पे क्या है आपका H है, ठीक है। तो ये तो और यहाँ पे क्या हो जाता है हमारे पास, NO2 रहता है, तो यहाँ पे N, जैसे यहाँ पे आप क्या कर लो, ऑक्सीजन को बना लो, तो ये ऑक्सीजन और इसके बीच में क्या हो जाएगा हमारे पास में, क्या हो जाएगा, ये कौन सा बॉन्ड बन जाएगा आपका, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। और ये जो ये रिंग टाइप की बन गई, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, चिलेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, चिलेशन बोलते हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इंटरमोलिकुलर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या अंतर है, ठीक है, और इनसे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। इफेक्ट में बता देता हूँ, ठीक है, एग्जाम में मोस्टली इसी क्वेश्चन पूछा जाता है, इफेक्ट एंड एनोमलीज, एग्जाम फेवरेट्स। बॉइलिंग पॉइंट एनोमली, देखो H2O, H2S, H2Se, H2T, ये हमारे पास में देखो, आपने देखा होगा ओ स्टाइल से टीपो, एक ही ग्रुप के क्या है, मॉलिक्यूल है हमारे पास, या ये समझो कंपाउंड हमने एक ही ग्रुप से बना रखे। लेकिन ध्यान रखना, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, H2O का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, और ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन था जब हम 11th क्लास में पढ़ते थे, कि H2O का बॉइलिंग पॉइंट H2 से ज्यादा क्यों होता है, तो हम बोलते थे किसकी वजह से होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो ध्यान रखना, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100, और इसका कितना है हमारे पास में, बहुत ही ज्यादा कम, कितना, जैसे H2S हो गया उसका बहुत, यहाँ पे देखो आप जीरो से भी क्या है नीचे, इसका थोड़ा सा जीरो से, थोड़ा सा जीरो से, बाकी इन दोनों का क्या है, तीनों का क्या है, जीरो से कम है। तो रीजन क्या है इसका, रीजन वही है कि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास में, कंपैरिजन में पूछा था वाटर वर्सेस HF में, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और HF का होता है 19 डिग्री सेल्सियस।
ध्यान रखना कि H2O का बॉइलिंग पॉइंट HF से ज्यादा क्यों होता है जबकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। देखो HF में भी क्या पाया जाता है हमारे पास में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, H2O में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, पर ध्यान रखना HF में एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है और H2O में कितने बनते हैं, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। ध्यान रखना इसमें एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, इसमें कितने बनते हैं, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। सॉरी, इसमें दो बनेंगे, एक इधर और एक इधर, कितने बनते हैं, दो। इसमें कितने बनते हैं हमारे पास, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल। इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल। समझ में आ रही बात? तो इसकी वजह से क्या, ये विनर हो जाता है। इसलिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, और इसका होता है हमारे पास 19 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि H2O का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा क्यों होता है और हाइड्रोजन फ्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट H2O से कम क्यों होता है, या इन दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, जबकि दोनों में क्या लगता है हमारा, क्या लगता है भाई, इंटर एटॉमिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, मतलब दो अलग अलग एटम के बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। देखो मैंने इसमें पीछे बताया भी है आपको, यहाँ देखो आप लोग, अगर आपने देखा नहीं ध्यान से तो यहाँ पे बताया, तो देखो यहाँ पे जो एच एफ वाला मॉलिक्यूल है इसमें देखो, एक इधर से हाइड्रोजन बॉन्ड लगा हुआ और एक इधर से हाइड्रोजन बॉन्ड लगा हुआ। जबकि H2O में देखो आप, इस मॉलिक्यूल को देखो आप ढंग से, तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड, दो हाइड्रोजन बॉन्ड, तीन हाइड्रोजन बॉन्ड, चार हाइड्रोजन बॉन्ड। तो चार हाइड्रोजन बॉन्ड लगने होने की वजह से क्या होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, HF से ज्यादा हो जाता है। क्लियर हो गई बात? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। ठीक है, क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जहां से क्वेश्चन PYQ पूछे गए हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जो MCQ पूछे गए हैं, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पैरानाइट्रोफिनॉल हायर देन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। वेरी फेमस क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी मैंने बताया था जो पैरा आइसोमर होता है, देखो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, एक होता है हमारे पास क्या है, पैरानाइट्रोफिनॉल। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पैरा पे नाइट्रोफिनॉल, और एक है हमारे पास ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, एक ही हो गया ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो मैंने अभी बनाया था। ठीक है, तो पैरानाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें कैसी बॉन्डिंग पाई जाती है, इसमें इंटरमोलिकुलर पाई जाती है। तो ध्यान रखना, पैराआइसोमर में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, दोनों दो मॉलिक्यूल आपस में क्या, यहाँ से बन जाता है दूसरे के साथ में बॉन्ड, यहाँ इधर, और यहाँ पे क्या होता है, ये आपस में ही बना लेते हैं। तो इसलिए क्या होता है, ऑर्थोआइसोमर में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर। और चिलेशन बना दिया था, अभी बताया था मैंने, इससे क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है। और जब क्या होता है, इंटरमोलिकुलर होता है, उससे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है हमारा, इंक्रीज करता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन है, Why does H2O have higher enthalpy of vaporization than H2S? तो इसका आंसर सीधा क्या है, क्या होता है, H2O has a strong hydrogen bond, H2S has only क्या होता है, weak dipole interaction। एक क्वेश्चन और है जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास। ये जो क्वेश्चन नंबर टू है, ये तो हमने कई बार आप लोगों ने देखा होगा, एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, हम लोग इसका आंसर करते ही हैं कि H2O से क्या होता है, H2O के पास में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो H2S से उसकी एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ज्यादा होती है। क्लियर हो गई बात? मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन अ सिंगल वाटर मॉलिक्यूल कैन फॉर्म, तो मैंने अभी बताया कितना होता है, 4 होता है। क्लियर? और HF में कितना होता है, HF में कितना होता था, 2। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो पीजीटी जो लेवल में PYQ में पूछे गए हैं, तो पहला है हमारे पास में, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, O2 O2 प्लस O2 माइनस और O2 2 माइनस। तो सबसे पहले आप क्या निकाल दोगे, इलेक्ट्रॉन निकालोगे, जो मैंने आपको बताया था। देखो O2 में कितने हैं, 15, O2 प्लस में 15, O2 में 16, O2 माइनस में 17, O2 2 माइनस में 18 इलेक्ट्रॉन। अब बॉन्ड ऑर्डर मैंने ट्रिक से आपको बता रखा, 15 में कितना हो जाएगा हमारे पास में, इसका हो जाएगा 2.5, 16 में क्या हो जाएगा आपका 2, और 17 में क्या हो जाएगा हमारा 1.5, इसमें क्या हो जाएगा आपका 1। तो ध्यान रखना, जिसके जिसमें बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा वो उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, O2 प्लस की। ठीक है, वो क्या होगा, क्या हो जाएगा आपका, हायर बॉन्ड ऑर्डर हायर स्टेबिलिटी। ये मैं यहाँ पे मैंने जो यहाँ लिखा वो यहीं लिखा गया है। ठीक है, O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 2.5, O2 माइनस का 1.5, O2 का क्या हो 2.0, और O2 2 माइनस का क्या हो जाएगा हमारा 1.0। तो जिसका हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर, किसका हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर, O2 प्लस का है। फिर उसके बाद में किसका हो जाएगा, O2 का हो जाएगा, फिर किसका हो जाएगा, O2 माइनस का हो जाएगा, और O2 2 माइनस का हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा। किसका ऑर्डर हो जाएगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ठीक है, और अगर पूछता बॉन्ड लेंथ, क्या पूछता, बॉन्ड लेंथ, तो क्या हो जाता, इसका रिवर्स ऑर्डर हो जाता। तो फिर क्या, O2 2 माइनस का बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा, फिर O2 माइनस, फिर O2, फिर क्या हो जाएगा आपका O2 प्लस। क्लियर हो गई बात?
यहाँ पे मैंने एक डेंजर साइन दे भी रखा, अगर बॉन्ड लेंथ पूछता तो ऑर्डर क्या हो जाता है आपका, रिवर्स हो जाता है। तो ध्यान रखना, बॉन्ड ऑर्डर के साथ ही क्या होती है, बॉन्ड की स्टेबिलिटी भी होती है, लेकिन बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बॉन्ड ऑर्डर के उल्टा होती है। बॉन्ड ऑर्डर के साथ में ही मैंने आपको एक चीज और बताया था कि बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी भी बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली ही प्रोपोर्शनल होती है। क्लियर हो गई बात, इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। अब इसमें से मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि आपने क्या करना है, जो थोड़ा सा आपको याद रख लेनी चाहिए, जो पूरा लेक्चर 4 मैंने पढ़ाया आपको आज, जो पढ़ाया उसका जो एक सीट में आपको बता देता हूँ। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की जो ट्रिक है उसमें क्या है, 14 इलेक्ट्रॉन में बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3 होता है। अब 14 से अगर आप 10 इधर से इधर चलते हो और इधर से इधर चलते हो, तो यहाँ क्या होता है, 1 से कहाँ तक चलना है, 3, और यहाँ 3 से कहाँ चलना है, फिर 1 तक चलना है। 0.5 क्या करना है, यहाँ बढ़ते हुए चलना है, यहाँ 0.5 घटाते हुए चलना है। ये मैंने आपको बता दिया था। दूसरा, हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है, एच एफ में ज्यादा, फिर एच ओ में, फिर एच एन में। लेकिन एच टू में एच एफ से ज्यादा हो जाती है, क्योंकि क्या, इसमें 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं। क्लियर हो गई बात, नहीं तो क्या, एच एफ के जो हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो एच ओ से ज्यादा होगी, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है ऑक्सीजन के कंपेरिजन में। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब है हमारे पास में मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में मैंने बताया था, अगर ऑड इलेक्ट्रॉन होगा उसको क्या, पैरामैग्नेटिक बोलते हैं, ठीक है। और इसमें और अगर सारे के सारे पेयर्ड होंगे तो उसको क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिक बोलते हैं। क्लियर हो गई बात। इसमें एक्सेप्शनल केस बताया था मैंने कि 10 इलेक्ट्रॉन और 16 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन कौन सा था आपका, B2 था, और 16 इलेक्ट्रॉन O2 का। ये कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं। और इनमें क्या होते हैं, एंटी बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग में क्या होते हैं हमारे पास में, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। एंटी बॉन्डिंग में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये भी मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट H2 का ज्यादा होता है, फिर किससे, HF से, उससे कम किसका होता है, NH3 से। क्यों होता है ऐसा, वाटर क्यों करता है, 4 बॉन्ड बनाता है, नहीं तो क्या होता है, HF का H2O से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए था। क्लियर हो गई बात। अब एक एनर्जी फ्लिप की बात होती है कि नाइट्रोजन का क्या होता है, सिग्मा क्या होता है, नाइट्रोजन तक ऊपर होता है, जो मैंने बोला था क्या, 2pz, वो क्या होता है, ऊपर होता है। और O2 में क्या होता है, 2pz क्या होता है, नीचे होता है। अरे समझ में आ गई बात, जो ट्रिक थी किसमें, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के जो डायग्राम है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में, ये था, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक बताया था मैंने, वो मैंने आपको बता रखा कि कहाँ से कहाँ तक। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम तक तो कुछ नहीं करना। बेरिलियम के बाद में बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन में ऐसा होगा, और इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन में ऐसा होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो आपका होमवर्क है हमारे पास में, तो होमवर्क का जो मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ठीक है। कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, और ये बताना है इट्स पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, ठीक है। हिंट में आपको दे देता हूँ, इसके टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं हमारे पास, 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपको क्या बताना है कि क्या ये पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा। तो आपका जो भी आंसर होगा उसको क्या कर दें आप, कमेंट कर दीजिए। जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, ठीक है, वो होगी जो चैप जो मैंने आपको ये पढ़ाया, केमिकल बॉन्डिंग, जो चैप्टर पढ़ाया अभी, केमिकल बॉन्डिंग पे जितने भी PYQs आए हैं पहले, जितने भी PYQ आए हैं किसमें, जितने भी PGT एग्जाम के क्वेश्चन मुझे मिल जाएंगे, मैं उन सारे क्वेश्चन को करवाऊंगा। इससे पहले मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर पे भी आपको PYQ करवाए हैं, और जो हमारे पास में प्रेडिक्टेबल थी उसमें भी करवाए हैं। तो जितने भी PYQ होंगे, तो केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में जितना PGT में पूछा जाता है, या जितना मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको मैंने थियोरेटिकली पूरा यहाँ तक चैप्टर तक कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज की सत्यनारायण की कथा यहीं समाप्त होती है। थैंक यू। पढ़ते रहिए, सवाल लगाते रहिए, और फाइनल लिस्ट में नाम लाइए, ठीक है। और ये, थैंक यू।